एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसएससी जेईई सीबीटी 2 जो 2023 में हुए थे क्वेश्चंस उनको डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। आज भी हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और गुड न्यूज ये है कि एसएससी जेईई की न्यू वैकेंसी अपडेट हो गई है, तो पुरानी वैकेंसी में और भी एमईएस में वैकेंसी बढ़ी है, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। तो अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है कि स्टेटमेंट ए दे रखा है, स्टेटमेंट बी दे रखा है, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट ए की बात करते हैं। तो एज पर आईएस 3129 1985 द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड शेल बी 50 mm। तो क्या हमारा बोल रहा है कि मैक्सिमम थिकनेस जो लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड्स होते हैं उसकी जो जो मैक्सिमम थिकनेस है क्या वो 50 mm होनी चाहिए। स्टेटमेंट बी की अगर बात करें तो स्टेटमेंट बी बोल रहा है एज पर आईएस 3129 1985 द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड, जो हमारा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है पार्टिकल बोर्ड, अगर उसकी बात करें तो क्या उसकी जो मैक्सिमम थिकनेस है वो क्या 40 mm होनी चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सामने है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड क्या होते हैं, लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड वो होते हैं जो कि लो डेंसिटी वुड या फिर लिग्नोसेलुलोज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये किससे फॉर्म होते हैं, लिग्नोसेलुलोज, इनसे जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड्स कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो मैक्सिमम थिकनेस जो लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड होती है उसकी 50 mm होती है, मैक्सिमम थिकनेस 50 mm होती है। तो ये स्टेटमेंट तो है वो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पे अगर इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड की बात करते हैं, इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड की बात की जाए तो उसकी जो मैक्सिमम थिकनेस होती है वो भी 50 mm होती है। तो यहाँ पर 50 mm की जगह 40 mm देखा है तो ये गलत हो गया। कितनी मैक्सिमम थिकनेस होती है, 50 mm उसकी भी थिकनेस होती है। तो स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट हो गया। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। वहीं पे कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम पार्टिकल बोर्ड की जो बात करते हैं, जो हमारा इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड है, जो ये हमारा इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड है, अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम थिकनेस आपको देखने को मिली, जो इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड है, मैक्सिमम थिकनेस हमें 50 mm देखने को मिल रही है। मैक्सिमम थिकनेस आपको देखने को मिलेगी इसकी 50 mm। वहीं पे अगर हम मैक्सिमम थिकनेस की बात करें तो हमें 50 mm देखने को मिलती है। मैक्सिमम लेंथ की बात करें अगर पार्टिकल बोर्ड की, जो इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड हमें देखने को मिल रहा है, अगर इसकी मैक्सिमम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है 3650 के आसपास, 3650 mm। अगर वहीं पे बात करते हैं मैक्सिमम ब्रेड्थ की, मैक्सिमम ब्रेड्थ की बात करें, मैक्सिमम ब्रेड्थ की बात करेंगे तो वो आपको इसकी हाफ 1800 mm आपको देखने को मिलेगा। हमारा फॉर्मेशन है जो इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड के बारे में है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे हमारा जो लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड है उसकी जो थिकनेस है वो 50 mm देखने को मिलेगी। मैक्सिमम थिकनेस इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड की बात करें तो उसकी 50 mm होती है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकेट द सेंट्रोइड विद रिस्पेक्ट टू द बेस ए बी। जो बेस ए बी हमें गिवन है इसके अबाउट हमें लोकेट करना है सेंट्रोइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन शोन इन द फिगर। Consider that a part of circular section with diameter 150 mm is removed। तो ये जो पार्ट है ये हमारा रिमूव हो रहा है। उसके बाद जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका जो हमारा निकालना है हमें इसका सेंट्रोइड। तो अगर हम बात करते हैं तो हम रेक्टेंगल को मान लेते हैं 1 और सर्कुलर को मान लेते हैं 2। अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल को हम मान लेते हैं 1 और सर्कुलर को मान लेते हैं 2। तो अगर हम इसकी देखें जो हमारा सेंट्रोइड निकाला जाता है, अगर सेंट्रोइड निकालने की बात की जाए बेसिकली हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारा a1y1 प्लस a2y2 अपॉन ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a1 प्लस a2, ये हमारा होता है। तो अगर हमने रेक्टेंगल को 1 माना है, रेक्टेंगल को 1 मान रहे हैं, अगर रेक्टेंगल को हमने मान लिया 1, रेक्टेंगल को माना 1 अगर, तो ये बेसिकली हमारा एरिया अगर निकालना चाहूँ मैं, एरिया निकालना चाहूँ a1, तो ये कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 300 जो कि हमारा हो जाएगा 6 और 4 टाइम 0, 6 और 4 टाइम 0 mm स्क्वायर देखने को मिलेगा एरिया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा y1 होगा, जो y1 होगा बेसिकली y1 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा y1 से पहले अभी हम क्या करते हैं एक बार a2 निकाल लेते हैं। a2 की बात करें तो a2 की बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 4 इंटू 150 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा एरिया, अगर हमारे जो सर्कल के एरिया की बात करें तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है। डी हमें 150 स्क्वायर दे रखा है, तो आप जब इसको कैलसी में सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 17662.5 mm स्क्वायर। तो 176.2.5 mm स्क्वायर ये हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि A2 आप आराम से कैलसी में सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब A1 और A2 तो हम निकाल चुके हैं, एरिया जो है हम निकाल चुके हैं, A1 A2 की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब सारा गेम यहाँ पर Y1 और Y2 का है। तो अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो y1 है वो हमें ऊपर टॉप से नहीं निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें बेस जो है AB के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है। तो अब हम नीचे से लेंगे।
तो अगर सबसे पहले अगर मैं y1 की बात करूं, y1 जो मैंने एरिया अगर a1 रेक्टेंगल को माना है तो y1 भी हमारा रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होगा तो 350, ऊपर से लो या नीचे से लो, जो सेंटर में 350 का हाफ होगा वही हमारा जो 300 है उसका जो हाफ होगा वही हमारा सेंट्रॉइड होगा, वो बेसिकली हो जाएगा 150 mm। तो y1 की वैल्यू यहाँ से आ गई। अगर मैं y2 की वैल्यू की बात करूं, अगर y2 की वैल्यू की बात करूं तो y2 बेसिकली क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू की बात करें तो हमारा बेस से लेके यहाँ सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस, तो 300 में से अगर 100 माइनस कर दूं, 300 में से अगर 100 माइनस कर दूं सर्कल के लिए, तो 300 माइनस 100 जो हो जाएगा मेरा 200 mm। तो y2 की वैल्यू निकल के आ गई मेरी 200 mm। तो जस्ट अब वैल्यू में पुट करना है। अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो y बार जो है मेरा, यहाँ पर मैंने वैल्यू निकाली थी, a1 आया था मेरा 6 and 4 टाइम्स 0, 6 and 4 टाइम्स 0। y1 आया था मेरा 150, जो 300 का हमने हाफ किया था, 150 यहाँ से निकल के आया, प्लस दूसरे की बात करते तो वो हो जाएगा मेरा 2.5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ जाएगा मेरा 200, जो y2 है मेरा 200 है, और नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा ऐड हो जाएगा एरिया जो 6 4 टाइम्स 0 प्लस 1766 2.5। तो इन सबको ऐड करके जब आप वैल्यू निकालोगे, जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो आपका जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा। कैलसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन का आराम से आंसर निकाल लेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 129.14 के आसपास आएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 130 के आसपास आ रहा है, तो 129.14 के आसपास आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये आपकी वैल्यू हमारी y बार जो सेंट्रॉइड है हमारा बेस ए बी से वो निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी द गिवन स्टेटमेंट। तो हमें जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रखे हैं PQ बेस्ड ऑन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल, तो किसके इंडेक्स पे बेस्ड है, ये हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल पे बेस्ड है। मोस्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है और सही स्टेटमेंट चूज करना है। बेसिकली पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, पी स्टेटमेंट बोल रहा है द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ क्ले इन द सॉइल। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा ऑलमोस्ट हमारा क्ले जो होता है प्रेजेंट हमारे सॉइल में, तो बताया तो जितना ज्यादा प्लास्टिक प्रेजेंट होगा, जो जितना ज्यादा हमारा क्ले प्रेजेंट होगा हमारे सॉइल के अंदर, जितना ज्यादा क्ले का कंटेंट होगा उतना ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखने को मिलेगी। तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं व्हेन सिल्ट इज एडेड टू क्ले, तो अब हमारा सिल्ट जो है वो क्ले में ऐड कर दिया, तो क्या प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा जो सॉइल का है वो क्या इंक्रीज करेगा? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए कि जो क्ले है, जो क्ले अगर परसेंटेज ज्यादा तो प्लास्टिसिटी जो प्लास्टिक बिहेवियर है वो हमारा ज्यादा, लेकिन अब क्ले में सिल्ट का जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज कर दिया। तो अब जो प्योर क्ले है उसके कंपेयर में हमारा सिल्ट भी इंक्रीज हो गया, तो प्लास्टिसिटी हमारी यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी? तो प्लास्टिसिटी यहाँ पर हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जो पॉइंट है इंक्रीज हो रहा है, ये गलत है। इस वजह से हमारा ओनली पी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है तो पी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग below statement with respect to cement concrete and identify the correct statement। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है जो सीमेंट कंक्रीट के बारे में हमें गिवन है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन मेकिंग कंक्रीट इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो हमारी कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है वो साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट के साइज और शेप पे बिल्कुल डिपेंड करती है, क्या उसको इन्फ्लुएंस करती है हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। वेल, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एज द वाटर सीमेंट रेशियो इन मेकिंग कंक्रीट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आल्सो इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट गलत है। जो हमारा वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो होता है वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे वर्केबिलिटी का, जैसे जैसे हमारा अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज करता जाएगा कंक्रीट की वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। स्ट्रेंथ की जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वाटर कंटेंट अगर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी और वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों ही इंक्रीज करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड गलत होते ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब अगर हम बात करते हैं, लास्ट बोल रहा है कि द मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एट विच इट इज कवर्ड। तो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हम आगे और चीजें समझ लेते हैं कि शेप और साइज किस तरीके से हमारे जो वाटर कंटेंट होता है, जो हमारा वर्केबिलिटी होता है कंक्रीट का, उसको किस तरीके से इफेक्ट करता है। देख लेते हैं किस तरीके से साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट, जो हमारा वाटर कंटेंट है, जो हमारी वर्केबिलिटी है कंक्रीट की, उसको किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम फाइन एग्रीगेट की बात करें, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं फाइन एग्रीगेट की, तो फाइन एग्रीगेट में क्या होता है बेसिकली, अगर फाइन एग्रीगेट की बात करें तो अब इसका जो सरफेस एरिया होता है, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो इनका जो सरफेस एरिया है
वो ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या है, जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वाटर का अमाउंट हमारा ज्यादा यूज होगा, तो वाटर जो है वो ज्यादा यूज होगा। वाटर जो है हमारा वो ज्यादा अमाउंट में यूज होगा। वाटर ज्यादा यूज होने की वजह से क्या होगा कि वाटर अपॉन सीमेंट का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो इंक्रीज होने की वजह से वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है हमारा कि अगर फाइन एग्रीगेट है तो वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी इन कंपेयर टू अगर मेरे यहाँ पर क्या है, जो कोर्स एग्रीगेट होंगे। अगर मेरा कोर्स एग्रीगेट है, अगर कोर्स एग्रीगेट है तो अब बेसिकली यहाँ पे बड़े बड़े हमारे जो एग्रीगेट्स यूज हो रहे हैं, तो अब मेरा सरफेस एरिया इन कंपेयर टू फाइन एग्रीगेट कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। तो अब मुझे जो लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए वाटर इसके कंपेयर में, जो फाइन एग्रीगेट है इसके कंपेयर में जो वाटर है वो वाटर मेरा लेस यूज होगा। वाटर लेस यूज होने की वजह से क्या है, वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो कम हो गया, तो वर्केबिलिटी हमारे फाइन एग्रीगेट के कंपेयर में जो कोर्स एग्रीगेट है उसकी वर्केबिलिटी कम होती है। तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, वर्केबिलिटी इसकी इसके कंपेयर में कम होती है। वहीं पे अगर हम शेप की बात करते हैं, शेप की बात करें, अगर हम शेप की बात करें तो बेसिकली अगर शेप की बात करते हैं तो जो हमारे राउंड टेक्सचर के, जो हमारे राउंड वाले होते हैं, जो राउंड होते हैं ये ज्यादा वर्केबल है, इनकी वर्केबिलिटी ज्यादा होती है। जो राउंड शेप के हमारे एग्रीगेट होते हैं इनकी वर्केबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू तो जो हमारे एंगुलर होते हैं, एंगुलर एग्रीगेट होते हैं उसकी वर्केबिलिटी कम होती है। तो एंगुलर वाले स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करते हैं। अगर एंगुलर एग्रीगेट की बात करें तो वो स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करते हैं, राउंड वाली वर्केबिलिटी ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करते हैं। वेल वहीं पे अगर हम एक और स्टेटमेंट जो था हमारा मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट वाला, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट वाला, तो जो मैच्योरिटी होती है हमारी कंक्रीट की वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। जो मैच्योरिटी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट बोल रहा था तो ये गलत हो गया, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि कितनी स्ट्रेंथ उसने गेन की है। तो ये मैच्योरिटी हमारी टेम्परेचर, टाइम और स्ट्रेंथ तीनों पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो टेम्परेचर से, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। तो साइज एंड शेप हमारा एग्रीगेट का जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे वर्केबिलिटी का। किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट द कॉस्ट ऑफ ₹4 लाख। तो 4 लाख में उसने हमारा जो वेयर हाउस है उसको कंस्ट्रक्ट किया, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड, जो लैंड की कॉस्ट है उसको एक्सक्लूड करके। वेल द वेयर हाउस विल बिकम ऑब्सलीट आफ्टर 10 ईयर। तो 10 ईयर टाइम इंटर के बाद वो हमारा किसी काम का नहीं रहेगा, वो हमारा ऑब्सलीट हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एनुअली डिपॉजिट। तो कितना सिंकिंग फंड हमें एनुअली डिपॉजिट करें एट द रेट ऑफ, रेट हमें दे रखा है 5%, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर हम, आई की वैल्यू में दे रखी है बेसिकली, अगर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे हम करेंगे तो द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस इज 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। स्क्रैप वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो हम पहले सबसे पहली बात फिर से क्वेश्चन समझते हैं कि जो वेयर हाउस है जो हमारा, उसको हमने कितने में बनाया है, 4 लाख में हमने वेयर हाउस को बनाया। तो कॉस्ट हमने दे रखी है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट की बात करें अगर, पेन हाँ व्हाइट ले लेते हैं, तो कॉस्ट हमें गिवन है 4 लाख। कॉस्ट की बात करें तो वो हमें दे रखा है 4 लाख। वेल वहीं पे अगर हम स्क्रैप वैल्यू की बात करें, स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो वो बोल रहा था कि 10% है इसकी स्क्रैप वैल्यू, जो है हमारी कॉस्ट की 10% है। हम अगर 4 लाख का अगर हम इसकी 10% निकाल लें तो 10% निकाल लेते हैं फटाफट से, एक जीरो इससे कैंसिल, एक जीरो इससे कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ गया 40,000। 40,000 हमारा स्क्रैप वैल्यू आ गई, 40,000 हमारी स्क्रैप वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी एस होती है, एस की जो वैल्यू होती है, हमारी जो एस है, जो हमारा एस है जिसे हम सिंकिंग फंड वैल्यू भी बोलते हैं, जो हमारा एस है जिसे हम सिंकिंग फंड वैल्यू भी बोलते हैं, अगर उसकी बात करें तो वो हमारा कॉस्ट में से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर लेंगे, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर लेंगे। तो 4 लाख में से अगर हम 40,000 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3,60,000, 3,60,000 आ जाएगा बेसिकली। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कैसे आया कि हमने 4 लाख में से 4 लाख में से हमने माइनस कर दिया, 40,000 को माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 3,60,000। 3,60,000 हमारा सिंकिंग फंड वैल्यू आ गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं हम सिंकिंग फंड वैल्यू, इसको बोलते हैं हम सिंकिंग फंड वैल्यू। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एनुअल इंस्टॉलमेंट हमें जो जमा करना है 5% के रेट पर, अगर सिंकिंग फंड इंटरेस्ट जो हमारा
हमें दे रखा है 5% के रेट पर अगर हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट जमा करना है तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है वो हमें याद रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और क्योंकि कैलसी मिला है तो सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला होता है एस आई 1+1+i जो हमारा इंटरेस्ट रेट है n और 1 माइनस में, तो पावर में n और 1 माइनस में। तो अगर हम बात कर रहे हैं 10 साल के लिए पूछ रहा है तो सिंकिंग फंड वैल्यू हमारी जो एस की वैल्यू वो कितनी आई है 3,60,000। 3,60,000 हमारी वैल्यू आ गई है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसको तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है रेट से जो 5% दे रखा है तो 0.05 हमारा आई की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम इसे प्लस करें तो नीचे हमारा हो जाएगा 1.05 क्योंकि n की वैल्यू मेरी 10 साल है, 10 साल के लिए हमने किया है, -1 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैलसी की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू आएगी 28,621 28,621.64 रुपीज। ये मेरी आ गई 28,621.64 रुपीज। ये हमारा वैल्यू निकल के आ गई एनुअल इंस्टॉलमेंट जो हमें जमा करनी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन हमें फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है, तो ये हम आराम से सॉल्व कर लेते। अगर इसकी बात करें तो हमारा कौन सा वैल्यू सही आ रही है इसके अप्रोक्सीमेटली हमारी ये वाली वैल्यू जो है, जो बी ऑप्शन जो है हमारा, बी ऑप्शन जो है हमारा कि 28,622 अप्रोक्सीमेटली ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ चले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब जो हमारा स्लैब है वो टू वे स्लैब है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कंडीशन होती है जो हमारी टू वे स्लैब कहा जाता है। L/Lx का जो रेशियो होता है वो कितना होना चाहिए कि टू वे स्लैब कहा जाता है। द फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन अ शॉर्टर स्पैन इज फाउंड टू बी 200 mm² पर मीटर। अगर हम बात करते हैं शॉर्टर स्पैन में जो हमारा रिइंफोर्समेंट मिला है, रिइंफोर्समेंट है वो है 200 mm² पर मीटर, क्योंकि हम स्पैन जो होती है हमारी जो स्लैब होती है, अगर हम स्लैब की बात करें तो वो 1 मीटर के लिए ही सॉल्व की जाती है। 1 मीटर के लिए हम निकाल लेते हैं, फिर जितना मीटर उस पर हम कर लेते हैं, तो पर मीटर के हिसाब से सॉल्व की जाती है। इसी वजह से यहाँ पर 200 mm² पर मीटर के। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड स्पेसिंग हमें फाइंड करनी, स्पेसिंग फाइंड करनी है। If steel bar area, if steel bar diameter is given 8 mm, are to be used. Ignore the spacing of reinforcement based on other criteria. Calculate only the base given information. तो हमें और कोई क्राइटेरिया नहीं काउंट करना, जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो सबसे पहली बात हम किस तरीके से स्पेसिंग फाइंड करते हैं इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो हमें 8 mm का दे रखा है, 8 mm का बार्स दे रखे हैं, 8 mm के बार दे रखे हैं, तो मैं एक बार की निकाल लूं। एरिया ऑफ स्टील ऑफ 1 बार निकाल लेते हैं फटाफट से। एरिया ऑफ स्टील 1 बार कितना हो जाएगा π/4, और π/4 8 का स्क्वायर, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। कैलसी आपके पास है, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जो जिसका एरिया जो आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 50.265 mm²। ये तो मेरा इसका एरिया आ गया। अब देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ, हमें टोटल एरिया दे रखा है, जो हमें एरिया दे रखा है टोटल रिइंफोर्समेंट एरिया जो दे रखा है वो है हमारा 200 mm² पर मीटर। 1 मीटर के लिए हमें दे रखा है। अगर मुझे नंबर ऑफ बार्स निकालने होते हैं, अगर मान लो नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालती? नंबर ऑफ बार्स के लिए मैं क्या करती, 200 mm² वाले में जो पर मीटर के हिसाब से चल रहा है इसको मैं 50.265 से डिवाइड कर देती तो मुझे नंबर ऑफ बार्स मिल जाते। अब मेरे पास 1 मीटर के लिए निकालना है, मुझे देखो 1 मीटर के लिए निकालना है मतलब 1000 mm के लिए निकालना है। अब मुझे नंबर ऑफ बार पता है, तो मान लो 1 बार 2 बार 3 बार, तो मैं इनकी जो ये पूरी हमारी जो हमारा ये निकल के आया डिस्टेंस, जो मेरा ये निकल के आया नंबर ऑफ बार्स, अगर मैं 1000 mm में नंबर ऑफ बार्स का डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कितनी स्पेसिंग है। तो कितनी स्पेसिंग है हमें आइडिया लग जाएगा। तो जैसे कि हमारा 1000 mm दे रखा था, मेरे मान लो कि नंबर ऑफ बार्स जो भी निकल के आया, मैंने जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया, इतने नंबर ऑफ बार्स निकल गया तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगी तो मुझे स्पेसिंग पता चल जाएगी। तो स्पेसिंग के लिए क्या करेंगे, अब डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, ये समझाया मैंने। तो यहाँ पर हमारा 1000 रहेगा, 1000। अब नंबर ऑफ बार्स मेरा ये तो निकल के आया नंबर ऑफ बार्स, इससे डिवाइड कर दूं अगर मैं नंबर ऑफ बार्स से, तो नीचे मेरा 200 रहेगा और ऊपर पहुंच जाएगा मेरा ये 50.265। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको स्पेसिंग पता चल जाएगी जो कि अप्रोक्सीमेटली 251.32 mm के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो 251.32 mm के पास आपको स्पेसिंग देखने को मिलेगी। किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आपको बता दिया है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं
और अगर बेसिक समझना चाहे तो उससे भी समझ सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन, अगर हमारे क्वेश्चन की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ resistance in accordance with the limit state design of singly reinforced rectangular beam। सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम है। अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम की बात की जाए तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या डिफरेंस है सिंगली रिइंफोर्स और हमारा जो डबली रिइंफोर्स होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर विड्थ हमें दे रखी है, जो विड्थ की बात करी जाए, V की वैल्यू मुझे दे रखी है 200 mm, V की वैल्यू मुझे दे रखी है 200 mm। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा D है, अगर मैं D की बात करूं, अगर मैं तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो B की वैल्यू हमें दे रखी है 200 mm एंड D की वैल्यू अगर बात करें तो D की वैल्यू दे रखी है हमें 400 mm, 400 mm। और मुझे FE जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो दे रखा है 415 और M20 हमें कंक्रीट के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट फॉर्मूला पता है, हम डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा ही हमारा गेट में भी पूछा गया है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज 415 के लिए पूछ लिया है। आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर 250 FE होता तो क्या फॉर्मूला होता और अगर हमारा FE 500 होता तो क्या फॉर्मूला होता। तो अभी तो हम जो निकालेंगे MU की वैल्यू, जो कि फॉर्मूला है 138, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। तो 0.138 एफ सी के BD स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर यहीं पे हम पुट करें तो 0.138 FCK जो हमारा M20 गिवन था 20 पुट कर देंगे। B की बात करें तो B हमारा 200 गिवन था और D की बात करते हैं जो इफेक्टिव डेप्थ हमें गिवन थी वो 400 है, उसका स्क्वायर करेंगे। बस कैल्शियम में वैल्यू पुट करनी है और फटाफट से सॉल्व कर लेना है। तो कैल्शियम में वैल्यू पुट करने के बाद फटाफट से सॉल्व करने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली 88.3 किलो न्यूटन मीटर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की यूनिट है तो किलो न्यूटन मीटर देखने को मिलेगी। और आपको 88.3 वैल्यू देखने को मिलेगी, 88.3 है अप्रोक्सीमेटली। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेनफॉल ऑन 5 सक्सेसिव डे। तो 5 दिन का सक्सेसिव रेनफॉल हमें पता है, कैचमेंट हमारी वैल्यूज दे रखी हैं 2695 एंड 3 सेंटीमीटर यूनिट। तो हमारे सारी यूनिट जो रेनफॉल की हमने रोट डाउन की है वो है हमारा 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इफ द फाई इंडेक्स फॉर द स्टॉर्म इज टेकन एज 3 सेंटीमीटर पर डे, तो एक दिन में 3 सेंटीमीटर का हमारा जो फाई जो वैल्यू गिवन है वो हो रहा है। तो मुझे रन ऑफ निकालना है। तो रन ऑफ क्या होगा, जो 5 से ऊपर की वैल्यू होती है, जैसे सपोज कि मेरे यहाँ पे पूरा ये प्रेसिपिटेशन है, 5 से ऊपर की वैल्यू है, यही तो मेरा रन ऑफ होगा, क्योंकि उसके वाला तो वैसे भी हमारा इन्फिल्ट्रेट हो गया होगा। तो अब जो मेरा ऊपर की वैल्यू वही होगा। तो 3 की वैल्यू जिससे ज्यादा वाला ही रन ऑफ में पार्टिसिपेट करेगा। तो आप एक देखो, ये वैल्यू हमारी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये वैल्यू हमारी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और इनको हम माइनस कर लेंगे 3 से, क्योंकि अगर मैं 2 - 3 करती हूँ तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और 3 - 3 करूंगी तो ये 0 हो जाएगा। तो अब मैं अगर रन ऑफ की बात करती हूँ, अगर मैं रन ऑफ की बात करती हूँ, ये हो जाएगा मेरा 6 - 3 प्लस 9 - 3 और प्लस 5 - 3, जहाँ पे 6 - 3 मेरा हो जाएगा 3 प्लस 9 - 3 हो जाएगा मेरा 9 - 3 हो जाएगा मेरा 6, और वहीं पे अगर हम इसकी बात करूँ 5 - 3 हो जाएगा मेरा 2। तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 प्लस 2 हो जाएगा मेरा 11 सेंटीमीटर। तो रन ऑफ आपको कितना देखने को मिलेगा, 11 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा 3 से नीचे वाला होगा या 3 तक जो होगा वो हमारा रन ऑफ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वो इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द IS सॉइल क्लासिफिकेशन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज ग्रेटर देन 6, तो CU की जो वैल्यू है मेरी, CU की वैल्यू जो है वो मेरी 6 से ग्रेटर है, CU की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, एंड जो CC की वैल्यू है वो मेरी 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है, 1 to 3 के बीच में लाई कर रही है। तो ये मेरी जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल हो जाएगी। सबसे पहली बात, अगर CU की वैल्यू मेरी 6 से ग्रेटर है तो वो सेंड में आती है, तो सेंड आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा जो ग्रेवल है ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब सेंड आएगा। और 1 से 3 के बीच में मेरी CC की वैल्यू है, जो CC की वैल्यू है मेरी वो 1 से 3 के बीच में है, जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू वो 1 से 3 के बीच में है, मतलब वेल ग्रेडेड है।
वेल ग्रेडेड, अगर 1 से कम होती तो मेरी पुअरली ग्रेडेड में आ जाती, तो वेल ग्रेडेड है। अगर मैं वेल ग्रेडेड की बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, एस। वेल ग्रेडेड है हमारा, उसके वजह से क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सॉइल। तो एस डब्ल्यू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एस डब्ल्यू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट ए बोल रहा है वाटर लॉगिंग इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। तो जो वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग बेसिकली क्या प्रोसेस है जिसमें हमारा जो सॉइल होती है, जो सॉइल है जहां पर एग्रीकल्चर करना है, हमने इरिगेशन प्रोवाइड किया, वाटर का अमाउंट प्रोवाइड किया, वाटर बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा, एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। वाटर लॉगिंग में क्या होता है कि जो सॉइल के पोर्स हैं वो वाटर से पूरे सैचुरेटेड हो जाते हैं, पूरे फिल हो जाते हैं जो सॉइल के पोर्स हैं। तो वाटर लॉगिंग में बेसिकली क्या होगा कि वाटर फिल हो गया पूरे जो सॉइल के पोर्स हैं। अब वो बोल रहा है कि अगर वाटर लॉगिंग होती है तो क्या आपको सॉइल बैक्टीरिया इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमें सॉइल बैक्टीरिया इंक्रीजेस देखने को नहीं मिला, क्योंकि वाटर लॉगिंग एक हमारे लिए अच्छी कंडीशन नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए ये बेकार कंडीशन है। वाटर लॉगिंग की वजह से एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा सॉइल में, क्योंकि पूरे पोर्स हमारे वाटर से सैचुरेटेड हो गए हैं। तो अब इस एक्टिविटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉइल के बैक्टीरिया हमारे ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल नहीं है। स्टेटमेंट बी की बात करें तो वो बोल रहा है कि वाटर लॉगिंग लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा। तो जो हमारे जंगली पेड़ पौधे होते हैं वहां पर, जो हमारा जंगली पेड़ पौधा है, फ्लोरा एंड फौना मतलब कि पेड़ पौधे और जानवर, जो वाइल्ड पेड़ पौधे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जब वाटर लॉगिंग हो जाएगा उसके वजह से। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर बी करेक्ट है और हमारा स्टेटमेंट 1 गलत है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बट स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक ये है जो आप लोगों को सॉल्व करके बताना है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो क्वेश्चन है कि एज पर IS 456,000 फॉर अल्टीमेट लिमिट स्टेट द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी असाइन फॉर कंक्रीट इज। तो कंक्रीट के लिए जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया जाता है वो क्या वैल्यू रहती है। अगर हम कंक्रीट के पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो क्या रहता है, क्या वो 1.5, 1.15, 0.36 एंड 0.87 में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कंक्रीट के लिए भी बताना है, इवन आपको स्टील के लिए भी बताना है, तो स्टील के लिए भी आपको बताना है। दोनों के लिए जो हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम किस और टॉपिक पे क्वेश्चंस ला सकते हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।